अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, अब हम पूर्वोत्तर राज्यों की एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं। ये अनोखी यात्रा है भाषा की यात्रा। पूर्वोत्तर राज्य विविध भाषाओं का संगम है। 8 राज्यों में 8 भाषाओं के अलावा बहुत सी ऐसी बोलियां हैं जो अलग अलग जनजातीय समुदायों के द्वारा बोली जाती हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भाषा संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और यहाँ की भाषाई पहचान देश दुनिया में प्रसिद्ध है। तो आइए आज की इस खास प्रस्तुति में हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं की अहमियत क्या है, किस तरह से ये भाषाएं न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को विविध बनाती हैं बल्कि भारत की विविधता में भी चार चांद लगाती हैं। और इस खास पेशकश में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन भाषाओं का इतिहास क्या है और किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति में ये भाषाएं गुथी हुई हैं। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग को अक्सर प्रकृति की गोद में बसी एक अलौकिक दुनिया कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, ऊंचे पहाड़, नदियों की कलकल ध्वनि और लोक संस्कृति की सुगंध सब कुछ मिलकर इसे एक अनूठी पहचान देते हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र की सबसे खास बात है यहाँ की भाषाई विविधता। 8 राज्यों से मिलकर बना ये क्षेत्र मानव भाषाओं का एक रंग बिरंगा गुलदस्ता है, जिसमें हर भाषा की अपनी सुगंध, अपनी मिठास और अपनी विरासत छुपी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन राज्यों की भाषा और बोली सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि इनकी आत्मा है। ये भाषाएं न केवल यहाँ के लोगों की पहचान है बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का जरिया भी हैं। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये राज्य अपनी भाषाई विविधता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ 26 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं और 100 से अधिक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। मुख्य भाषाओं में मोनपा, न्याशी, अपातानी, तगिन, गालो और मिश्मी शामिल हैं। इनमें से मोनपा भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है और ये बौद्ध संस्कृति से प्रभावित है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में लौसार का विशेष स्थान है, जो मोनपा और अन्य समुदायों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मोनपा भाषा में भक्ति गीत गाए जाते हैं और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बोलियों में प्रकृति के साथ जुड़ाव साफ झलकता है। यहाँ की कहावतें, लोकगीत और लोक कथाएं जंगलों, नदियों और पहाड़ों से जुड़े होते हैं। असम, जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है, अपनी असमिया भाषा के लिए प्रसिद्ध है। यह भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार की सदस्य है और इसका ऐतिहासिक विकास संस्कृत से जुड़ा हुआ है। लेकिन असम की भाषाई विविधता केवल असमिया तक सीमित नहीं है। यहाँ बोडो, कार्बी, डिमासा, मिशिंग और तिवा जैसी जनजातीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। बोडो भाषा बोडो समुदाय की पहचान है और इसे संवैधानिक रूप से
8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। बोडो भाषा में लोकगीतों और महाकाव्यों की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें खोलोंग वाद्य यंत्र के साथ गाए जाने वाले गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। बिहू उत्सव, जो असम का सबसे बड़ा पर्व है, असमिया भाषा के लोकगीतों और नृत्यों से भरपूर होता है और इसके माध्यम से असम की संस्कृति जीवंत हो उठती है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मेइतेई मणिपुरी है, जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंध रखती है। ये भाषा पहले बंगाली लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदलकर मेइतेई मयेक कर दिया गया। मणिपुरी भाषा का साहित्य समृद्ध है और इसमें कई प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं। यहाँ की बोलियां जैसे तांगखुल, पाओमई और हमार विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। मणिपुरी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पारंपरिक नृत्य और संगीत में रची बसी है। मणिपुरी नृत्य, जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, अपने भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोक नाट्यों में मणिपुरी भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन नाटकों के संवाद और गीत इसी भाषा में होते हैं। मेघालय में 3 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, खासी, गारो और जयंतिया। खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है और इसमें कई प्राचीन लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं मिलती हैं। गारो भाषा तिब्बती बर्मी परिवार से है और गारो समाज में इसे बहुत सम्मान प्राप्त है। जयंतिया भाषा खासी भाषा से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ अलग व्याकरणिक विशेषताएं हैं। इन भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। वांगला उत्सव, जो गारो समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है, में गारो भाषा के गीत और लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। ईश्वर मिजोरम की मीजो भाषा इस राज्य की प्रमुख भाषा है, लेकिन यहाँ मारा और चकमा भाषाएं भी बोली जाती हैं। मीजो भाषा में ईसाई धर्म के प्रचार के बाद रोमन लिपि का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है और यहाँ के लोक गीतों में जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। मीजो समाज में संगीत और भाषा का गहरा संबंध है। जब मीजो लोग अपनी भाषा में क्रिसमस कैरल गाते हैं तो पूरा राज्य एक सुर में गूंज उठता है। नागालैंड को भाषाओं का संग्रहालय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
यहाँ 16 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं और हर जनजाति की अपनी भाषा और बोलियां हैं। अंगामी, लोथा, सेमा, चाखेसंग, कोन्याक जैसी भाषाएं यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव में इन भाषाओं के लोकगीत और कहानियां सुनाई जाती हैं। नागा समाज में कहानियां मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती हैं और इसलिए यहाँ की भाषाएं केवल बोलचाल का माध्यम नहीं बल्कि इतिहास को संरक्षित करने का साधन भी हैं। त्रिपुरा में बंगाली और कोक बोरोक भाषा बोली जाती है। कोक बोरोक त्रिपुरी समुदाय की भाषा है और ये बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है। त्रिपुरा के गड़िया नृत्य और होजगिरी नृत्य में कोक बोरोक गीतों का विशेष योगदान होता है। सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं प्रमुख हैं। नेपाली यहाँ की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन लेप्चा और भूटिया भाषाएं सिक्किम की पारंपरिक संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोसूंग और लापसांग त्योहारों में जब पारंपरिक भाषाओं में गीत गाए जाते हैं तो पूरी वादियां इनकी ध्वनि से गूंज उठती हैं। पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं केवल संचार के लिए नहीं बल्कि यहाँ की आत्मा को प्रकट करने के लिए भी हैं। त्योहारों, नृत्यों, संगीत, साहित्य और मौखिक परंपराओं में इन भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी सुरक्षा और प्रचार प्रसार की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। जब तक ये भाषाएं जीवित रहेंगी तब तक पूर्वोत्तर भारत अपनी विशिष्टता को बनाए रखेगा और पूरे विश्व को अपनी सांस्कृतिक विविधता से आकर्षित करता रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं यहाँ की पहचान है और ये पहचान अनमोल है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। अपने साक्षात्कारों की विशेष श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक और साक्षात्कार लाए हैं। श्रोताओं, हमारे क्षेत्रीय संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा जो सिक्किम में मौजूद हैं, उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर के साथ विशेष बातचीत की और इस बातचीत का फोकस सिक्किम राज्य की 50वीं वर्षगांठ, सिक्किम राज्य का पर्यटन और तमाम पहलू रहे। तो आइए ये विशेष साक्षात्कार आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ माननीय राज्यपाल महोदय मौजूद है, हम सर का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसे सर हम लोग जानते हैं कि अपना प्रदेश 50वीं वर्ष मना रहे हैं, इस सुदीर्घ यात्रा को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है कि सिक्किम भारत के गणराज्य में मिले 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हम दृष्टि से पिछले 3-4 माह से हम भिन्न भिन्न प्रकार से 50 वर्ष ब्लॉक स्तर तक कैसे मने, वो सरकार भी तैयारी कर रही है, चिंता भी कर रही है। आम लोगों को कैसा इन्वॉल्वमेंट हो कि हमको गणतंत्र बने 50 वर्ष हुए हैं, उसको हम तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टाइम दिया है। हम उनके हाथ से उद्घाटन भी करवाएंगे, कुछ फाउंडेशन भी करेंगे और एक बड़ा मीटिंग का आयोजन भी हम करने वाले हैं। आम नागरिक तक 50 वर्ष पूरे हुए ये संकल्प है और इसके साथ साथ हम भी 50 वर्ष में ये संकल्प करवा रहे हैं कि जो सिक्किम की अपनी पहचान है वो पहचान हम कैसे बनाए रखें, उसके साथ हम ये मना रहे हैं उत्सव। पिछले जो 5 दशकों में सिक्किम की प्रगति जो है, जो विकास है, बुनियादी ढांचे है, सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे मुद्दा क्या रहा और इस पे या कहेंगे उस पे सबसे महत्वपूर्ण दौर कौन सा था?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो मैं मानता हूँ कि सिक्किम एक ऐसी परिस्थितियों में आया हो जहाँ प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक सिचुएशन जो है वो सबसे कठिन है जी। इसलिए एक सबसे पहली थी कनेक्टिविटी की, और कनेक्टिविटी मेरे आने के बाद जैसे लगा NH10 है, किसी कारणवश से वो मेंटेनेंस किसी और स्टेट को दे रखा था, तो हमने पहला काम तो ये कहा कि तुरंत NH10 कंप्लीट हो, तैयार हो, ठीक प्रकार से चले। लेकिन कोई भरोसा नहीं, अब कल रात को लैंडस्लाइड हो गई नॉर्थ में, तो यहाँ ये जो प्राकृतिक है, लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी है, और यहाँ के जो लोगों की भावना है हॉस्पिटलिटी की, वो इतने आदरपूर्वक लोगों को याद करते हैं। मैं लगभग 8-9 महीने हो गए, मुझे कहीं पे भी टूरिस्ट की ओर से कोई कंप्लेंट नहीं मिली। तो ये पहला क्यों, मैं राजस्थान भी रहा हूँ, जयपुर गुजरात भी रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ, वहाँ प्रतिदिन टूरिस्टों की कंप्लेंट मिलती है। लेकिन यहाँ के लोगों की लियाकत ऐसी तो अच्छी है, यहाँ के लोग इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं कि जिनको अतिथियों का स्वागत करने का, सत्कार करने का बड़ा आनंद आता है। तो सबसे बड़ी पहचान तो ये है यहाँ की। इसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनिक वाली खेती है, तो ऑर्गेनिक खेती को भी और हम आगे कैसे बढ़ाएं, यहाँ का प्रोडक्ट सामूहिक रूप से कैसे बाहर जाए, और ये सारी परिस्थिति हमारे सामने। डेवलपमेंट तो मूल रूप से था ही, क्योंकि लेट जुड़ा, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी। जैसे हमने एयरपोर्ट आते ही बनाया, लेकिन 23 की बात है, उस एयरपोर्ट को काफ़ी डैमेज कर दिया, अब पीछे लगे हैं तब तक नहीं। तो मेरी तो चीज़ है कि कनेक्टिविटी हमारी बढ़े, इसकी हम चिंता करते हैं, और मुझे लगता है कि हम 2-3 माह में इस प्रदेश की, और इसके साथ साथ एक पैरेलल हम सड़क रोड वगैरह भी हमने DPR बनवाई है, उस रोड से हमें जो कभी ऑल वेदर चालू रहे, ऐसा भी हम सोच रहे हैं। आपने ऑर्गेनिक खेती की बात कही, यहाँ पे जैविक खेती, ये सिक्किम जो है पूरे देश के लिए एक आर्ही है, एक निदर्शन है। तो इसके प्रसार को और जैसे अधिक बढ़ावा मिले, मार्केटिंग ज्यादा बाहर भी मार्केटिंग किया जा सके, सर इसके लिए क्या प्रयास रहेगी? मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग इनके सारे केवी, बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ केवी के मात्र 4-2 थे, तो केवी के कम से कम ब्लॉक स्तर तक बने, ताकि ऑर्गेनिक खेती करने वाले को सही समय पे सही दिशा और सही मिले। इसके साथ सीड्स की उपलब्धि हुई, तो सीड्स के लिए भी मैं व्यवस्था करता हूँ, और मेरा प्रयत्न रखता है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक खेती करने वालों का स्वयं जाके खेती दूँ, क्योंकि मैं खुद मूल रूप से किसान हूँ, और मैं एकदम 50-45 की डिग्री में अच्छी खेती कर रहा हूँ, पॉली हाउस के माध्यम से कर रहा हूँ। इसके साथ साथ वाटर टैंक बनाने की भी मैंने बताया कि हर बार पानी मिले, क्योंकि यहाँ पानी टैंक तो है नहीं, तो वर्षा पे निर्भर है, लेकिन वर्षा आई और चला जाता है, और पहाड़ी बेल्ट होने से पानी जैसे ही गिरता है वो नीचे चला जाता है, ऊपर के इलाके में पानी सूख जाता है। तो हम पानी की पॉन्ड भी बने इसके साथ साथ, और उनको प्रॉपर मार्केटिंग मिले। तो जैसे हाट बाजार लगे, मैं स्वयं जब जाता हूँ तो मैं स्वयं ऑनलाइन उनसे खेती ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदता भी हूँ। इसके साथ साथ सरकार से भी आग्रह किया कि ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्शन को कहीं एक जगह लाने की सुविधा हो। FBO बने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन FBO के माध्यम से ऑर्गेनिक जितनी भी उत्पादन है वो एक जगह आए और वहाँ उनको आज क्या हो रहा है कि लोकल लोग यहाँ से ले रहे हैं, और वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिल्ली जाते जाते लगभग कई गुना अधिक रेट में बिकता है। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ का किसान इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, क्योंकि पूरे देश में ये पहचान है कि खेती सिक्किम फुल फ्लैश ऑर्गेनिक खेती करता है, तो वो ऑर्गेनिक पदार्थ दिल्ली भी जाए, बॉम्बे भी जाए, दक्षिण के सारे स्टेट में भी जाए, इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। लगभग 9 महीने हो चुके हैं सर आपको यहाँ रहते हुए, इस प्रदेश के लगभग हर जगह का आपने दौरा किया है, सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगी? देखिए, सबसे बढ़िया बात मुझे लोगों का व्यवहार लगा। मैं कहीं पे भी गया हूँ, मैं पहली बार देखा कि गाड़ी गुजरती है, कोई दुकान पे बैठा है, पैदल चल रहा है, घर के बाहर बैठा है, तो उठ करके प्रणाम करता है। ये जो उनकी एक क्वालिटी है, मैं इस क्वालिटी को बहुत, मैं कहता हूँ कुछ कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी दृश्य हो सकता। इसके साथ साथ डे टू डे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक होता है, तो जनता, लोकल जनता आकर के टूरिस्ट की भी मदद करता है, रोड ब्लॉक खुलवाने में मदद करता है। तो ये मुझे यहाँ नई चीज़ देखी। दूसरा जो यहाँ का होम स्टे है, जो होम स्टे जिस प्रकार से उन्होंने बना रखे, और जिस आत्मीयता के भाव से, जिस आदरपूर्वक भाव से होम स्टे में टूरिस्ट को सेवा करता, ये मैंने यहाँ नई चीज़ देखी है। ये कई ऐसी चीज़ें। इसके साथ साथ मैं लगभग सारे बॉर्डर घूम चुका, और मैं बॉर्डर पे भी जिस प्रकार से मैंने देखा है, अभी डोक्याला पास एक नया और खुला है जो लगभग 17,000 से भी ऊपर फीट पे, वहाँ तक हमारे टैंक पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ जो एक नई प्लानिंग बन रही है पूरे बॉर्डर को सुरक्षित करने की, और अभी हमने ये तय किया है, जो दिसंबर में अनाउंस भी हो गया,
रणभूमि दर्शन। तो रणभूमि दर्शन सिक्किम के लिए बहुत बड़ा एक टूरिस्ट आकर्षण करने का स्थान होगा, जहाँ चोला है, जहाँ नाथुला है और जहाँ आपके ये डोकला है। ये तीनों स्थान हम उसको डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं जब पहली बार नाथुला गया तो नाथुला दिवस यहाँ 11 सितंबर को सरकार मनाती है। एक तरह से नाथुला जाते हैं, चीफ जस्टिस भी जाते हैं और भी जाते हैं, एक छोटा मोटा कार्यक्रम होता है। मैंने पिछली बार जब मैं गया, चीफ जस्टिस साहब भी थे, सीएम साहब भी थे, मैंने उनसे कहा कि नाथुला दिवस नहीं, नाथुला विजय दिवस होना चाहिए। इसलिए अगली बार हम इसको नाथुला विजय दिवस मनाएंगे। और सरकार ने भी, स्टेट सरकार ने भी बहुत बड़ा बजट दिया, जहाँ पार्किंग है, कैफ्टेरिया है, वो बने, ये चीज़ मैंने देखी है। और मैंने यहाँ भी ये किया है कि ये जो वागडोगरा से गंगटोक तक का रास्ता है, इसमें कोई मिडवे नहीं था, कहीं भी वॉशरूम की भी टूरिस्ट के, हम लोगों को तो एक मिलिट्री ने बना, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमने इस बीच में भी एक दुर्घटना 23 में हो गई थी, आपको अगर ध्यान हो, जहां हमारे 22 जवान लोगों को बचाने में, एम्बुलेंस बचाने में बह गए। हम उस स्थान को हमने वहाँ प्रेरणा स्थल बनाया और प्रेरणा स्थल बहुत सुंदर बनाया है। और हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि लगभग मिडवे सा पड़ता है, तो यहाँ एक बढ़िया वॉशरूम सा बने और उसके साथ साथ एक कैफ्टेरिया बने। और वो जो प्रेरणा स्थल है, वहाँ सब सैनिकों ने जो शहीद हुए उनकी याददाश्त में 10 मिनट टूरिस्ट भी देख के जाए, तो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगी जी। अगर हम पर्यटक की बात करें, जैसे आपने बताया, अभी पर्यटक भरे हुए हैं इस प्रदेश में, बहुत ही खूबसूरत जगह है, छोटा सुन रहे हैं देश विदेश के, तो जरूर आए यहाँ घूमने के लिए। तो जब पर्यटक आते हैं, विकास होता है, तो उसके कुछ शर्तें भी होते हैं। विकास कभी कभी कुछ बलिदान ले लेते हैं, कुछ मांगते भी है। तो विकास के साथ इसकी प्रकृति के साथ एक संतुलन बना रहे, तो सर आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान रही है, फोर्स के लोग भी हमारे ध्यान रखते हैं। मैक्सिमम घूमने नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो सबसे अच्छी मैंने यहाँ देखी है, अगर कहीं गलती से पर्यटक ने, मैं नाथुला भी रास्ते में देखा है, जगह जगह डस्टबिन, बड़े बड़े डस्टबिन लगाए हुए, फिर भी बाहर के लोगों को वो कल्पना नहीं रहती। मैंने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखा, अगर सेना की गाड़ी भी निकल रही है और वहाँ कुछ कचरा पड़ा देखा, तो गाड़ी रोक करके वो कचरा उसमें डालते हैं। ये अभ्यास कैसे बढ़े यहाँ लगे रेगुलर, और पर्यटकों को भी हम लगातार आग्रह करें कि कम से, और यह अच्छी बात है कि जगह जगह डस्टबिन लगा रखे हैं, जगह जगह इन्होंने प्लास्टिक कच की मशीनें लगा रखी है। और आपने देखा होगा, शिमला भी देखा होगा आपने, दार्जिलिंग भी देखा होगा, लेकिन जो यहाँ एमजी मार्केट का दृश्य है, वो दृश्य आपको और जगह जगह अलर्ट भी करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का टैक्सी ड्राइवर भी, अगर कोई पर्यटक गाड़ी से फेंक देता है तो गाड़ी रोक करके कहता नहीं साहब वापस लाइए उसको, यहाँ ऐसा। तो ये जो कल्पना कैसे बढ़े, अवेयरनेस कैसे बढ़े, इसका समय समय पर, और मैं जब भी जनता के बीच में जाता हूँ तो ये आग्रह मैं स्वयं भी करता हूँ कि हम सिक्किम की जो मूल पहचान है, एक ऑर्गेनिक की, एक स्वच्छता की, इस स्वच्छता की विशेष रूप से पर्यटन बढ़ रहा है, तो बनाने का दायित्व यहाँ के नागरिकों को है। पर्यटक आएगा, घूमने के लिए आएगा, स्वाभाविक है कुछ होगा, लेकिन वो उसको सुधारने लगता है। जी, एक प्रदेश की जो विकास है उसकी बहुत ज़्यादा बुनियाद या उसको डिपेंड है युवा शक्ति के ऊपर। जो प्रदेश के युवा शक्ति को रोजगार ज़्यादा मिले, खेल कूद में विकास हो, इसके लिए सर आपका क्या उद्देश्य रहेगा या क्या प्लानिंग है? मेरा अनुभव तो है कि खेल कूद यहाँ हर गांव में है और हर गांव में खेलों की रुचि है, और कई प्रकार के एसोसिएशन के दो, क्लब के दो, कई प्रकार के यूनियन के दो, ऐसे खेलों की अलग अलग बनी हुई। मैं आज अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद एक कल्पना की थी दिव्यांगों के बारे में। अभी मैं दिव्यांगों का ओलंपिक का खुद उद्घाटन करके आया हूँ। इतने अच्छे बच्चे, और एक बच्चा तो है जो वेनिस में जाकर के स्वर्ण पदक जीत के आया। तो ये जो खेलों के प्रति रुचि है, लेकिन ये खेलों का एक चेन बने, मेरा इसमें थोड़ा सुझाव है सरकार से भी, और मैं करता हूँ प्रयत्न कि एक ऐसा कोई जिसको बोलते हैं ना सिस्टम बने, जिसपे खेलने वाले को प्रोत्साहन मिले। वो अपने लिए जगह तो खेल रहे हैं, लेकिन उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, डे टू डे उनकी प्रैक्टिस कैसे हो, डे टू डे उनका काम करने का मौका मिले। नहीं तो क्या है कि गाँव में वो ठीक है खेल दिए फिर आगे चले गए, तो वो कहीं जहाँ जाए वहाँ, तो उसके लिए एक वो बनाने की भी हम चिंता कर रहे हैं। खेल भी बढ़े, युवाओं का तो यहाँ सरकार ने अच्छा कर रखा है, हर परिवार से एक फ्री देते हैं वो। इसके साथ साथ एक और अच्छा काम करते हैं
कि घर में बच्चा पैदा होते 180 पेड़ लगाते हैं। तो ये जो चीज़ें लगातार चलती रहे, इसकी सरकार भी चिंता करती है। और एज ए राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते मैं भी जगह जगह जब जाता हूँ तो आग्रह करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जनता के बीच में बैठने का। मैं लगभग काफ़ी पंचायतों में पूरी पंचायत के साथ बैठा हूँ। नॉर्थ की जो विकट परिस्थितियों में अगस्त के माह में जा करके भी दोनों जो झुमसा है उन दोनों झुमसों के साथ भी डिटेल बैठ के मैंने चर्चा की है। बात करें जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत 2047 के लिए, सिक्किम कैसे जोड़ेंगे सर? देखिए 2047 तक सिक्किम निश्चित रूप से सबसे अग्रणी पंक्ति में जुड़ेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि सिक्किम जिस प्रकार से काम पे लगा है और जो योजनाएं सिक्किम लागू कर रहा है, और आज भी मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं होगी मुझे लगता है यहाँ उसी ढंग से उनका फॉलो हो रहा है। आज मुझे भी प्रसन्न, मैंने अभी कहा है कि ट्वीट भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने तो 14 में सोचा था दिव्यांगों के बारे में, आज मैं खुद वो ओलंपिक देख के आया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी की सोच यहाँ धरती पे खूब उतर रही है। और राज्य सरकार भी, जैसे अभी आपने देखा होगा जोरथांग में अभी हमने सूर्य मंदिर की नींव रखी, वह मेले में, और सबसे बड़ी बात है यहाँ मेले बहुत लगते हैं, हर एक बिरादरी के लगेंगे, हर एक संस्था के लगेंगे, हर गांव में लगेंगे। उन मेलों में जब हम जाते हैं तो उसमें हम प्रधानमंत्री जी की योजना है, और इसके साथ साथ मैं स्वयं जब जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग लेता हूँ तो मैं उनसे पर्टिकुलर पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ शौचालय कितने बने, तुम्हारे आवास कितने बने, तुम्हारे और ये चीज़ें प्रधानमंत्री की चीज़ें कितनी बनी, तुम्हारे इन चीज़ों में कहाँ कहाँ कमी है। फॉलोअप हम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और उसका मुझे लाभ भी हो रहा है। और सर जैसे आपने बताया स्वच्छता के लिए, क्लीननेस के लिए, जैविक खेती ले, सिक्किम पूर्वोत्तर के लिए हो या देश के बाकी प्रदेश के लिए हो, कैसे आदर्श बन चुका है, और आने वाले दिनों में ये प्रदेश बाकी लोगों को कैसे सर प्रोत्साहित करेंगे? देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं अन्य स्टेट्स के लोगों को भी यहाँ बुलाऊं, जैसे मैंने सोचा राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से लोगों को बुलाऊं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ की लोकल गाय या नहीं तो दूसरी गाय ला करके लोग देशी गाय के दूध को कैसे मिल्क की डेयरी बने, इसी तरह हम कोऑपरेटिव सिस्टम बनाए। ये जो ऐप भी एक तरह से कोऑपरेटिव टाइप ही है कि 10 किसान मिलकर के अपना माल इकट्ठा करें फिर बेचे। तो इस तरह की प्लानिंग हम कर रहे हैं ताकि उससे क्या होगा कि अन्य स्टेट भी हमारा देखने आएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आने के बाद कम से कम किसान क्षेत्र में काम करने वाले 3-4 डेलीगेशन यहाँ आए, मुझे मिले, हमने उनको दिखाया है। तो यहाँ कई प्रकार की चीज़ें, जैसे सीड्स नहीं मिलता प्रॉपर, उनका प्रोडक्शन का रेट नहीं मिलता, पर्टिकुलर हम इसकी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ेगा। और सर आखिर में, क्योंकि फिर से दोहराता हूँ, हम लोग का प्रदेश वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर सर आप आकाशवाणी के जरिए प्रदेश के युवाओं को और प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस 50 वर्ष पूर्ण होने पे युवाओं को संदेश दूंगा कि हमारे पुरखों ने सिक्किम में जो एक सिक्किम की पहचान बनाई है, उस पहचान को बनाए रखते हुए उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए अपना दिमाग, दिल और दिमाग लगाए, मेहनत करे, परिश्रम करे। इसके साथ साथ सिक्किम की पूरी जनता को कहना चाहूँगा कि वो पूरे सिक्किम का, हमने जो हमारी पहचान है, हमारी सिंसियरिटी की पहचान है, हमारी अतिथि सत्कार की पहचान है, हम अतिथि देवो भव मानते हैं, उसको भी कैसे बढ़ाए और आने वाली पीढ़ी को भी कैसे सिखाए, ऐसा मेरा है। और सिक्किम 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हर व्यक्ति सिक्किम का इसको एक उत्साह के रूप में ले, एक जोश के रूप में ले, एक त्योहार के रूप में ले, एक पूजा के रूप में ले कि ये पूजा हमारी 50 साल की, हम लोकतंत्र में 50 साल पूरे कर रहे हैं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं उनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये 50 वर्ष हमारे सिक्किम को आने वाले समय में और आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात निवेदन करता हूं। जी सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, बहुत सी बातें हम लोग के साथ साझा की। आकाशवाणी की तरफ से फिर से आपका सर आभार। बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति।
प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।